वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो है कंप्लीट हो गई है, जिनके भी 85 प्लस क्वेश्चन करेक्ट हैं। निगेटिव मार्किंग के बाद वो राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 2014 वाली सीरीज़ को। ठीक है, आज से स्टार्ट हो रही है, तो डेली यूट्यूब पर प्रैक्टिस होगी। समय निकाल कर कैसे भी एक बार टेस्ट को ज़रूर देखिएगा। अब इससे जो फुल टेस्ट सीरीज़ से संबंधित जानकारियाँ वो मैं दे देता हूँ। उसमें देखिए, फुल टेस्ट सीरीज़ हमारी चलेगी है, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट इसमें होंगे। ठीक है, इस बार जो सीरीज़ चलाई जाएगी वो सब्जेक्ट वाइज होगी। तो सब्जेक्ट वाइज जो फुल टेस्ट मिलेंगे उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो फुल लेंथ होगा वो 150 क्वेश्चन का ही होगा। एक साल की इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड होगी। प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है, तो उनको भी ऐड किया जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो केवल पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी, तो आपके पास टेलीग्राम की एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, जिसका आप आसानी से प्रिंट निकाल सकते हैं। अच्छा, लास्ट जो सीरीज़ चली थी उसमें एक थोड़ा सा इशू था प्रिंट को लेकर, क्योंकि पेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बार फ़ॉन्ट को और छोटा कर दिया जाएगा, 11 तक कर दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कम प्रिंट आप निकाल पाओगे। कम प्रिंट में ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आ जाएंगे। अब बात करते हैं। देखिए, इसका जो पेमेंट है वो 599 है। अभी तक 499 था, 500। तो ऐसा नहीं है कि डबल कर दिया हो मैंने, केवल इसमें इंक्रीज़ किया 99। ठीक है, तो इतने अमाउंट में आप पूरे एक साल की करंट अफेयर्स और कंप्लीट जीएस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसको लेने के बाद आपको कोई बुक नहीं ख़रीदनी है। ठीक है, 10 रुपये की कॉस्ट भी जो है किसी बुक पर नहीं देनी है। एक साल की करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड करूँगा मैं। और मेरा केवल एक ही ये व्हाट्सअप नंबर है, और यही मेरा गूगल पे फ़ोनपे नंबर भी है। क्यूआर कोड भी यह है, इससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। चलिए, तो ये एक बेसिक जानकारी है टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई। ठीक है, देखिए सारे के सारा जो जीएस होगा वो एनसीईआरटी से कवर करा रहा हूँ मैं, और जो पॉलिटी है वो लक्ष्मीकांत से, और बाकी हिस्ट्री जो है मेडिवल मेडिवल और एंशिएंट वो तो सब चलती है एनसीईआरटी से ही, और जो मॉडर्न वाली है वो स्पेक्ट्रम से चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 1 हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, इतिहास से। इतिहास में भी 3 टाइप हैं, प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, और इसी क्रम में। तो डेली यूट्यूब वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जो वीडियोस देखना नहीं पसंद करते, ठीक है, ऐड का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम टेस्ट मिलते रहेंगे। आप उसको प्रिंट निकाल कर पढ़ लो, या फ़ोन में या लैपटॉप में या अपने पीसी में प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 8 से 10 महीने की ये जर्नी है, 11 महीने मान लो इसको। ठीक है, पीसीएस की परीक्षा है, 1 साल की प्रैक्टिस इसमें चाहिए, चाहे यूपीएससी सिविल सेवा हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने के भीतर जो है पूरी प्रैक्टिस कर लोगे, सारा रिवीजन कर लोगे, या एडमिट कार्ड आया तो सारा रिवीजन हो जाएगा, नहीं होता है। तो हर दिन पढ़ते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टेस्ट नंबर 1 है। टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, और जो टॉपिक है वो है वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृति तथा साहित्य और 16 महाजनपद। यह है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, और इसी क्रम में चलेंगे। और टॉपिक का नाम ऊपर दूंगा कि किस टॉपिक से हम जो है कौन से प्रश्न बना रहे हैं। तो जो टेस्ट सीरीज़ होगी, देखिए इसको 2 तरीके हैं, या तो मैं थ्योरी पढ़ा दूं पूरा, इसमें थ्योरी थोड़ी बोरियत हो जाती है। ठीक है, तो उससे अच्छा है उस थ्योरी से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू निकाले जाएं, और जितनी भी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है उसमें ऐड की जाए। तो यही तरीका है मेरा, तो और यही आपको बेनिफिट भी देगा, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ठीक है, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। धारणातीत मानसिक अवस्था, और परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, और तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। बताइए क्या है इसका आंसर।
बौद्ध मत में निर्वाण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक है, तृष्णा का मतलब क्या है? प्यास, लालसा, इच्छा, तमन्ना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पाने की जो अंदर से ललक होती है उसको शांत करना। डी है इसका आंसर। देखिए, बौद्ध दर्शन में जो है जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति है। बौद्ध साहित्य में निर्वाण की तुलना बुझे हुए दीपक से की गई है और बुद्ध ने कहा है कि जिस प्रकार तेल या बत्ती के रहने से दीपक जलता है और तेल व बत्ती के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार तृष्णा के क्षय से जीवन मरण की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, और तृष्णा के पर्यायवाची यानी प्यास हो गया, तड़प हो गया, लालसा हो गया, उत्कंठा और तमन्ना। ठीक है, तो ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस 2014 की 2024 की। ठीक है, 24 की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? इसका मूल आधार 4 आर्य सत्य है और इसमें 5 महाव्रतों के पालन का विधान है। इसमें मति, श्रुति, अवधि तथा मन पर्याय ज्ञान को महत्व दिया गया है और जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों भिक्षुणी, भिक्षु, श्रावक और श्राविका में विभक्त थे। इन प्रश्नों का लेवल इतना उम्दा है, यूपीएससी लेवल तक का है। ठीक है, इसका आंसर है पहला ही गलत है। ठीक है, 3 की बात की गई है, 4 नहीं बल्कि 3। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आचरण। तो जैन धर्म का मूल आधार जो है वो त्रिरत्न है, त्रिरत्न। ठीक है, ये गलत है पहला स्टेटमेंट। त्रिरत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण कह लो इसको। और सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है, यानी सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। और शंका विहीन ज्ञान सम्यक ज्ञान है और सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव वो है सम्यक आचरण या चरित्र। ठीक है, श्रावक तथा श्राविका गृहस्थ जीवन बिताते थे, जो चौथे वाले ऑप्शन में दिया गया है। मति का संबंध जो है इंद्रिय जनित ज्ञान से है। श्रवण ज्ञान को श्रुति और दिव्य ज्ञान को अवधि तथा मन मस्तिष्क की बात जानने वाले को मन पर्याय कहा गया है। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को केवल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन समारोह का संबंध किससे है? संघ प्रमुख के चुनाव से, किसी नए व्यक्ति के संघ में प्रवेश से, वर्षा ऋतु के दौरान 4 महीने के लिए निवास के हेतु निश्चित स्थान के चुनाव से, या वर्षा ऋतु में मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति से। ठीक है, उन भिक्षुओं ने जो अपराध किए वो उसको स्वीकार करेंगे वर्षा ऋतु में मठों में प्रवास के समय, और यही है इसका आंसर, पावरान समारोह। देखिए, पावरान का संबंध जो है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति के अवसर से है, तो भी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। दक्षिण प्रवास करने वाले जैन मत भद्रबाहु थे और श्वेतांबरों के नेता स्थूलभद्र थे। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मतलब ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। देखिए, प्रथम सदी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। दक्षिण प्रवास करने वाले जैन संत भद्रबाहु थे, दूसरा वाला भी करेक्ट है। और श्वेतांबरों के नेता स्थूलभद्र थे, तीसरा भी करेक्ट है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर, क्योंकि कोई इनकरेक्ट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? मगध, शाक्य, कौशल या लिच्छवी? शाक्य में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बुद्ध का जन्म जो है शाक्य गणराज्य में हुआ था, यानी कपिलवस्तु में।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। बौद्ध धर्म की हीनयानी और महायानी शाखाओं के मतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको पता है कि बौद्ध धर्म हीनयान महायान में विभक्त हो गया था। तो हीनयानी बुद्ध को देवता मानते हैं और उनकी पूजा जो है मूर्ति बनाकर करते हैं, और महायानी बुद्ध को शिक्षक मानते हैं तथा उनके प्रति को वे संबद्ध स्थलों को महत्व देते हैं। देखिए, ये दोनों बातें करेक्ट तभी होंगी जब इसको इनकरेक्ट करेंगे, मतलब इंटरचेंज करेंगे हम। तो हीनयानी मानते हैं, हीनयानी बुद्ध को शिक्षक मानते हैं और महायानी बुद्ध को देवता मानते हैं। ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। हीनयानी बुद्ध को शिक्षक मानते हैं तथा उनके प्रतीकों व संबद्ध स्थलों को महत्व देते हैं, और महायानी बुद्ध को देवता मानते हैं, उनकी मूर्ति, उनकी पूजा जो है वो मूर्ति बनाकर करते हैं। तो सत्य तो कोई है नहीं, इसमें डी है इसका आंसर। दोनों के दोनों असत्य हैं, क्योंकि महायानी बुद्ध को देवता मानते हैं और उनकी पूजा मूर्ति बनाकर करते हैं, जबकि हीनयानी बुद्ध को शिक्षक मानते हैं तथा उनके प्रतीकों तथा संबद्ध स्थलों को महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों में किसका या किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सीरीज में मैंने पहले भी कराया है, 23 वाली सीरीज में कराया है। और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी सिविल सेवा में 2014 और 15 में बैक टू बैक पूछा गया, ठीक है, बैक टू बैक, दोनों साल। मगध से संबंध है और कौशल से संबंध है बुद्ध का, बुद्ध के जीवन का। तो इसका आंसर केवल 3 और 4 होगा, बी। देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है मगध साम्राज्य में शामिल बोध गया में हुई, तथा कौशल जो है उनका मुख्य प्रचार क्षेत्र रहा। और महात्मा बुद्ध का विभिन्न स्थानों से संबंध निम्नलिखित है। जैसे वैशाली की बात करें तो वैशाली के समीप इनकी भेंट अलार कलाम से हुई, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कौशल से बुद्ध ने सर्वाधिक प्रचार किया और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। गांधार तथा अवंती से इनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। माध्यमिक अथवा शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, मैत्रेय या नागार्जुन? माध्यमिक अथवा शून्यवाद के प्रतिपादक हैं नागार्जुन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, माध्यमिक अथवा शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन है। इनकी पुस्तक माध्यमिक कारिका, ठीक है, इनकी पुस्तक जो है वो माध्यमिक कारिका है, और इसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर निर्भर है और शून्य एक परम सत्ता है जो वर्णातीत है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ऋग्वेद शब्दावली पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ये इंपॉर्टेंट है। समय के लिए, अतिथि के लिए, युद्ध के लिए, गाय के लिए। गोधूली, गोहन, गोवष्टि, दुहिता। तो समय के लिए गोधूली शब्द का प्रयोग किया जाता था, अतिथि के लिए गोहन शब्द का प्रयोग किया जाता था, युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, गाय के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखिए, समय के लिए गोधूली शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। गोधूली लिखते कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आरओ में पूछ लेता है। अतिथि के लिए गोहन शब्द का प्रयोग किया जाता था, युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, अघन्य। दुहिता शब्द का प्रयोग पुत्री के लिए किया जाता था, तो ये गलत है, यही आंसर है। देखिए, गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, जबकि दुहिता शब्द का प्रयोग पुत्री के लिए किया जाता था। अन्य सारे के सारे सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ऋग्वैदिक लोग अयश शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए करते थे? लोहा, सोना, तांबा या चांदी? ऋग्वैदिक लोग अयश शब्द का प्रयोग तांबे के लिए यानी ताम्र के लिए करते थे। देखिए, ऋग्वैदिक काल में हम धातु, लकड़ी, चर्म, वस्त्र आदि से संबद्ध शिल्प को विकसित होता पाते हैं। धातु में सोना, तांबा और कांस्य, और वेदों में जो है अयश शब्द का उल्लेख तांबे तथा कांस्य के लिए किया जाता था, और लोहे के लिए श्याम अयश अथवा कृष्ण अयश शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन व्यवसायों का उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है? चर्मकार, बढ़ई, कुम्हार, व्यापारी? ऑप्शंस में चारों भी हैं, और पहला, दूसरा, तीसरा भी है अगर व्यापारी को हम एलिमिनेट करें तो, लेकिन व्यापारी भी है इसमें, कुम्हार भी है, बढ़ई भी है, चर्मकार भी है, सभी है ये।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। देखिए, ऋग्वैदिक काल में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में कृषि ही लोगों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन बन गई। ऋग्वेद की तुलना में उत्तर वैदिक साहित्य में विभिन्न अनाजों का वर्णन है, और ये इम्पोर्टेंट है ये नाम, ठीक है। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से जौ तथा चावल एवं गेहूं के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कहाँ से, किस स्थान से प्रमाण मिले हैं, तो अतरंजी खेड़ा का नाम याद रखिएगा। बाकी धातु शोधन, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी का उल्लेख जो है उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ऋग्वैदिक कालीन कृषि शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? करीशु खाद के लिए, और लांगल या आर या सीर नहर के लिए, कीवास हलवाहे के लिए, उदर अन्न मापक के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, एंशियंट हिस्ट्री की ये शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि ये ऋग्वैदिक कालीन कृषि शब्दावली है, पूछा जाता है, ये यूपीएससी तक में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। जैसे करीशु जो है खाद के लिए है, कीवास हलवाहे के लिए है, अन्य मापक उदर है। लेकिन लांगल अर और सीर ये नहर के लिए नहीं है, मतलब कैनाल नहर के लिए नहीं है, ये हल के लिए है, हल के लिए, ठीक है। तो बी गलत है यहाँ पर। तो वैदिक साहित्य में लांगल और सीर शब्दों का प्रयोग हल के लिए किया जाता था, ना कि नहर के लिए, गलत है भी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। वैदिक काल में ब्याज पर ऋण देने वालों यानी सूखदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? सूदखोरों, सॉरी, ठीक है। जो ऋण लेगा, ब्याज लेगा, जो ऋण लेगा ब्याज तो देगा उल्टा, सूदखोरी, बैकनाट, ठीक है। बैकनाट ऑप्शन नंबर ए। तो बैकनाट, ठीक है, सूदखोर के लिए जो है बैकनाट शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी ए है आंसर। और जो अन्य विकल्प में ऑप्शंस थे, जैसे पालागल, पालागल शब्द का प्रयोग विदूषक के लिए, और स्पष्ट शब्द का प्रयोग गुप्तचर के लिए, और पुरप शब्द का प्रयोग दुर्ग अधिकारी के लिए किया जाता था। ये पालागल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है इसमें? यह समाज पूरी तरह से समाजवादी अथवा वर्ण विहीन समाज था। इसमें स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, और इस समाज में ना तो बाल विवाह का प्रचलन था और ना ही सती प्रथा के संकेत मिलते हैं, और नियोग प्रथा से स्पष्ट है कि समाज में जो है विधवा विवाह स्वीकृत था। धार्मिक कर्मकांड शुरू हो गए थे ऋग्वैदिक काल में, तो वर्ण विहीन समाज तो नहीं था ये, ठीक है। इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट, और यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों करेक्ट हैं। देखिए, ऋग्वैदिक समाज में विशेषाधिकार संपन्न वर्ग न होने से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि समाज समतावादी या वर्ण विहीन था, तो पहला वाला गलत। बाकी इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि युद्ध में लूट का जो है बड़ा भाग है वो कबीले के मुखिया व उनके पुरोहितों को मिलता था। और परवर्तीकालीन वर्ण समाज की तुलना में मुख्य अंतर यह था कि अधिशेष उत्पादन के अभाव में कबायली समाज में वर्ग भेद की परिस्थितियों का उदय जो है वो नहीं हो सका। और ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऋग्वैदिक समाज में निम्न वर्ग यानी शूद्रों पर कई तरह की अपात्रताएं लगाई गई थी, और ऋग्वैदिक समाज में बहुतायत में संपन्न वर्ग शामिल था। देखिए, ऋग्वैदिक समाज में बहुतायत में संपन्न वर्ग शामिल नहीं था, ठीक है, क्योंकि समय बढ़ रहा था, आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से संपन्न वर्ग आ जाएगा। ऋग्वैदिक समाज में निम्न वर्ग या शूद्रों पर कई तरह की अपात्रताएं नहीं लगाई गई थी, ये उत्तर वैदिक में हुआ था, तो इसलिए दोनों के दोनों गलत हैं, ये डी है इसका आंसर। अच्छा, नहीं है पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो पहला भी इनकरेक्ट है, दूसरा भी इनकरेक्ट है, तो अब सी हो जाएगा इसका आंसर, और सही है पूछता तो ये होता। देखिए, ऋग्वैदिक काल में कथित निम्न वर्ग अर्थात शूद्रों पर किसी तरह की अपात्रताएं नहीं लगाई गई थी, अपितु समाज में इनके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया था। कोई भी विशेषाधिकार संपन्न वर्ग नहीं था।
यहाँ तक कि राजा भी संपूर्ण कबीले में अन्य लोगों के समान ही था। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में राजा द्वारा संपन्न किए जाने वाला महत्वपूर्ण यज्ञ नहीं है? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ऐतरेय यज्ञ। देखिए वो ऐतरेय गोपत सतपथ, ठीक है, कौशितकी वो ब्राह्मण, वो अलग चीज़ है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, तो यज्ञ नहीं है वो, ऊपर के तीनों यज्ञ चौथा नहीं है। तो वैदिक काल में राजा द्वारा संपन्न किए जाने वाले महत्वपूर्ण यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, और इन यज्ञों का मूल उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था, क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है, प्रकृति पूजा और यज्ञ, तो बी है इसका आंसर। देखिए पूर्व वैदिक आर्यों के देवता प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित है, जैसे कि अग्नि वरुण जल के देवता, मित्र प्रतिज्ञा का देवता, सोम वनस्पति एवं औषधि का देवता, और इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। वैदिक राजनीतिक संगठन के संदर्भ में समिति थी, वो सभा समिति, ये वही प्रश्न है, ठीक है, सभा समिति, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। तो समिति क्या थी? आम लोगों की सभा थी क्या? राजकीय विषयों पर चर्चा करने वाली संस्था थी क्या? भू राजस्व का कार्य करने वाली संस्था? न्यायाधिकरण का काम करने वाली संस्था? देखिए जो सभा थी, सभा काम करती थी, राजकीय विषयों पर चर्चा करती थी सभा, न्यायाधिकरण का काम करती थी सभा। तो ये बी वाला और ये डी वाला जो है सभा के लिए है। जो समिति थी वो आम लोगों की सभा थी, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद में सभा, समिति और विधत का उल्लेख जो है कई बार किया गया है। कहा गया है कि समिति जो है वो आम लोगों की सभा थी, ठीक है, राजा का चयन करती थी। और जो सभा थी, सभा वो राजकीय विषयों पर चर्चा करने के अलावा, यानी राजकीय विषयों पर चर्चा करती थी, वो न्यायाधिकरण का काम भी करती थी। तो अपना आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे देखे कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो जरा सूची 1, सूची 2। सूची 1 में प्राचीन नाम और किस नदी का नाम है वो प्राचीन, वो है इस साइड। तो अश्कनी, द्रशद्वती, कुंभा, नदीतमा। देखिए अश्कनी जो है वो चेनाब का नाम है, कुंभा काबुल का नाम है, नदीतमा अम्बितमा या सरस्वती को कहा गया है, और द्रशद्वती घग्गर को कहा गया है। तो ये तो सारे सुमेलित है। 1 2 3 4 हो गया, पहले ही हो गया। देखिए अश्कनी जो है वो चेनाब का नाम है, ठीक है, और कुंभा काबुल का नाम है, नदीतमा सरस्वती का नाम है, द्रशद्वती घग्गर का नाम है। तो करेक्ट हो गए सारे के सारे। और उपरोक्त के अतिरिक्त भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि विपाशा व्यास का नाम है, वितस्ता झेलम का नाम है, गोमल गोमती का नाम है, परुषणी राबी का नाम है, इनको भी याद रखिएगा। और ऋग्वेद में सरस्वती व सिंधु नदी का उल्लेख बार बार किया गया है। 20वां प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है। 20 प्रश्न ऐड किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन की सही व्याख्या नहीं करता? देखिए ऋग्वैदिक लोगों के सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक के रूप में होते थे। ऋग्वैदिक समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। अच्छा, ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन तथा उस समय के लोगों की सैद्धांतिक मान्यताएं तत्कालीन भौतिक जीवन से अत्यधिक प्रभावित थी। कभी कभी किसी विशेष प्राकृतिक शक्ति के गुणों को भी स्वतंत्र देवत्व प्रदान कर दिया जाता था। ऋग्वैदिक समाज पितृ प्रधान समाज था, मात्र सत्तात्मक नहीं था। तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो दूसरा वाला सही नहीं है, क्योंकि ऋग्वैदिक समाज पितृ प्रधान समाज था, मात्र सत्तात्मक नहीं था। ऋग्वैदिक लोग पशुचरण से संबद्ध थे और उन्हें जगह जगह जाना पड़ता था, अतः उनके अभियान प्राकृतिक शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित होते रहे। यही कारण है कि इनके सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। तो 20 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट। ये सीरीज़ डेली चलेगी, इसकी प्रैक्टिस आप हर दिन करते रहिएगा। जिनको वीडियो से एलर्जी है तो फुल टेस्ट सीरीज़
वन टाइम पे करके आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी बुक को मत पढ़िएगा, ठीक है। 150 प्रश्न आते हैं, 90 प्रश्न करेक्ट हो जाएंगे, ये पक्का है, ठीक है। और ये उनको पता होगा जो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि कितने प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। चलिए